हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में और आगे मौलिक कर्तव्य के बारे में और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कितने होते हैं? सबसे पहले मौलिक अधिकार कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। अभी कितने हैं? 6। लेकिन हमारे पास पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7। कितने थे? 7। अब कितने हो गए? अब हो गए 6 मौलिक अधिकार। एक बात बताइए, मौलिक अधिकार और कर्तव्य में क्या डिफरेंस है? मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या डिफरेंस है? तो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। तो वो छोटा डिफरेंस क्या है? मौलिक अधिकार हमें क्या है? फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, सरकार क्या कहती है कि मौलिक अधिकार आपको फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन मौलिक कर्तव्य आपको फॉलो करने चाहिए। क्या कहते हैं वो लोग? कि मौलिक कर्तव्य आपको फॉलो करने चाहिए और अधिकार आपको करने ही पड़ेंगे। ये मौलिक अधिकार हम लोगों के लिए दिए गए हैं, जिससे कि हम जान सकें कि हम क्या करेंगे और क्या ना करें। ठीक है, कर्तव्य क्या है? इसमें कर्तव्य ये है कि हमें देश के प्रति क्या करना चाहिए। एक अच्छे नागरिक की क्या देश के प्रति क्या चीज़ होनी चाहिए? जैसे उसे अपने देश का सम्मान करना चाहिए, हर एक नागरिक को इक्वली रखना चाहिए। ठीक है, और मौलिक अधिकार में क्या है? इसमें यह है कि अगर मान लो आप पे कोई किसी ने थप्पड़ मार दिया आपके, तो आप उससे बोलोगे ऐसा क्यों किया? ठीक है, वो बोलेगा मैं तो ऐसे ही मारूंगा। अगर उसने 2-4 और मार दिए तो आप क्या करोगे? आपके पास मौलिक अधिकार है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो कि ये मेरे अधिकार के खिलाफ है, ये मेरे को मार रहा है, आप ऐसे अपील कर सकते हो। लेकिन अगर मौलिक अधिकार ही नहीं होंगे तो आप अपील कैसे कर सकते हैं? किस बेसिस पे अपील कर सकते हैं? तो ये जो मौलिक अधिकार हैं हमारे लिए क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी हैं। इनकी वजह से हम समाज में अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं। मौलिक कर्तव्य क्या मतलब? इनको हमें फॉलो करना चाहिए। सरकार कहती है कि आपको इन्हें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके दिल में आपके देश के प्रति अच्छी भावना उत्पन्न होगी, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश में आपको एक अच्छी भावना के साथ रहना चाहिए, देश प्रेम के साथ रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या पढ़ना है हमें? मौलिक अधिकार। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे 6 होते हैं। कितने होते हैं? मौलिक अधिकार हमारे 6 होते हैं। पहले कितने होते थे? पहले हमारे मौलिक अधिकार होते थे 7। 7वें मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 42वें अमेंडमेंट के आधार पर। 42वें संशोधन में इसको हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से। ठीक है, पहला हमारा मौलिक अधिकार कौन सा है? हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है,
पहला हमारा मौलिक अधिकार कौन सा है? पहला है समानता का अधिकार। देखिए एक बात जानिए, आपके जो मौलिक अधिकार हैं ये हमारे आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हैं हमारे संविधान में, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा हमारा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, कि क्या बोले, मतलब उन्हें बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हर एक चीज़ की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा है तीसरा कौन सा हो गया हमारा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा हो गया? शोषण के विरुद्ध। चौथा होगा धार्मिक तीसरा कौन सा होगा? धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता। और चौथा हो जाएगा संस्था एवं शिक्षण का अधिकार, और लास्ट हो जाएगा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये 6 हमारे अधिकार हैं। अब इसमें क्या क्या इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या क्या दे रखा है, कि ये अधिकार क्या होता है, ये सारे अधिकार हम एक एक करके पढ़ेंगे और देखेंगे ये किस आर्टिकल में कौन सा अधिकार आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संविधान के भाग 3 में, संविधान का जो पार्ट 3 है, संविधान का जो क्या है, पार्ट 3 मतलब भाग 3 में, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक हमें क्या बताया गया है? मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है, ठीक है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अभी आपको बताया था कि पहले क्या थे? 7 मौलिक अधिकार थे। अब कितने रह गए? अब रह गए हमारे 6 मौलिक अधिकार, और पहले कितने थे? 7 थे। तो 7वें मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। तो वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के तहत हटा दिया गया है। कब हटाया गया? 1978 में, ठीक है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसे क्या किया गया है? पार्ट 12 में, संविधान के पार्ट 12 में से भेज दिया गया है। आर्टिकल जो है 300A में इसे क्या बना दिया गया है? इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसे क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार को, मौलिक अधिकार की लिस्ट से इसे हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब हमारे पास
लिस्ट आ जाती है कि हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और वो किस किस अनुच्छेद में है। तो पहला है समानता का अधिकार। पहला कौन सा है? समानता का अधिकार। तो ये कहाँ कब कौन कौन से अनुच्छेद में है? ये 14 से 18 के बीच में आता है। 14 से 18 अनुच्छेद जो है वो हमारा किससे डील करता है? समानता का अधिकार से। ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारा 23 से 24 आर्टिकल तक आता है। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आता है हमारा 29 से 30 तक। 29 से 30 तक। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये आता है हमारा 1 मिनट। ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आता है 25 से 28 और ये आएगा 29 से 30 और उसके बाद में ये आ जाएगा 32। ठीक है। ये किस में आ जाएगा? 32वें आर्टिकल में आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे देखते हैं, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि कौन सा अधिकार क्या है। पहला है हमारा समानता का अधिकार। पहला कौन सा है? समानता का अधिकार। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि हर एक नागरिक को इक्वली रखना है। ठीक है। इक्वली कैसे? जैसे आर्टिकल 14 में बोला गया है कि हर एक नागरिक को अधिकार है कि उसे जो भी पद हैं नौकरी के लिए, जो भी आवेदन होते हैं उसे बराबर मिलने चाहिए। ठीक है। क्या इक्वल जो भी कानून है किसी भी पर्सन के लिए वो इक्वली होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो अमीर व्यक्ति है उसके लिए छोटा कानून और जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए कोई बड़ा कानून होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? इक्वल लॉ। आर्टिकल 14 में क्या बोला है? इक्वल लॉ होना चाहिए। अब आर्टिकल 15 में क्या बोला है? आर्टिकल 15 में बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर, उसके जाति के आधार पर, उसके रंग के आधार पर या उसके जेंडर के आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना है। ठीक है। इन सब चीज़ों के आधार पर हमें उस व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं करना है। अब आर्टिकल 16 में बोला गया है कि हर एक नागरिक को जो जॉब के लिए पद होते हैं उनके लिए इक्वली, मतलब वो इक्वली आवेदन कर सकें हर एक जॉब के लिए। तो क्या इक्वली जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हर एक व्यक्ति के लिए कि वो हर एक जॉब में अप्लाई कर सके। ये किस में दे रखा है? आर्टिकल 16 में दे रखा है। आर्टिकल 15 में बोला कि उसे उसकी जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर उसे भेदभाव नहीं करना। 14 में बोला कि उसके लिए हर एक नागरिक के लिए समान कानून होने चाहिए। ठीक है। 17 में क्या बोला है? ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है आर्टिकल 17 में।
अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है, मतलब अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है कि आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया था, ये गैर कानूनी है। ठीक है, उसके बाद है, इसे पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है समानता का अधिकार धर्म, लिंग, जाति, नस्ल या जन्म। समानता का अधिकार धर्म, लिंग, जाति, नस्ल या जन्म स्थान के बावजूद सभी के लिए समान अधिकारों की गारंटी देता है। तो समानता का अधिकार क्या कहता है? चाहे आपका कोई भी धर्म हो, चाहे आपका कोई भी लिंग हो, क्या कोई भी जाति हो आपकी, या कोई भी नस्ल हो, या कोई भी जन्म स्थल हो आपका, फिर भी आपको समान अधिकार दिया जाएगा, फिर भी आपको समान अधिकार दिया जाएगा। अब फंडामेंटल राइट जो हैं वो संविधान द्वारा दिए गए हैं हर एक नागरिक के लिए, जो कि उनके लिए अच्छे हैं। ठीक है, हर एक नागरिक के लिए अच्छे हैं, इसलिए जो संविधान में दिए गए हैं हर एक नागरिक के लिए, अगर इनका पालन नहीं होता है तो हम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। ये क्या है? ये सरकार के समान रोजगार के अवसर अनुसूचित करता है। ये क्या करता है कि आपकी कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कैसे भी हो आप, लेकिन जो सरकार का जो भी आवेदन करना होगा हर एक पर्सन कर सकता है। उसमें ये नहीं कि जो ऊंची कास्ट का या जो अमीर है वही करेगा, गरीब भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपको इक्वली रखा गया है हर एक मामले में। ठीक है, धर्म आदि आधार पर रोजगार के मामलों में राज्य द्वारा भेदभाव के खिलाफ बीमा करता है। ठीक, अब इसमें है इस अधिकार में खिताब के साथ अस्पृश्यता का उन्मूलन भी शामिल है। इसमें इन सब चीज़ों के बारे में तो बताया है, अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 17 में। आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि जो अस्पृश्यता है वो कौन से आर्टिकल में है, या फिर कौन से आर्टिकल के तहत खत्म कर दी गई थी, तो कौन सा? आर्टिकल 17। ठीक है, अगला है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अगला हमारा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्वतंत्रता का मतलब है हमें आज़ादी है कुछ भी करने की। कुछ भी करने की मतलब ये नहीं कि जो काम गैर कानूनी है या जो कानून के खिलाफ काम है उनको भी आप करेंगे, ऐसा नहीं। जो आपके लिए ज़रूरी है खाली वो काम, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब आपको आज़ादी है कि आप अपनी बात रख सकते हैं। आपको आज़ादी है कि आप अपनी बात रख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप अपनी बात बोल सकते हैं। जैसा भी आपके मन में विचार आ रहा है आप अपनी बात सामने रख सकते हैं, बोल सकते हैं। ऐसा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप कहीं भी रह सकते हैं। आप कहीं भी रह सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप वहाँ क्यों रह रहे हैं या आप यहाँ क्यों रह रहे हैं। आप देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं या देश से बाहर कहीं भी रह सकते हैं। आपको संविधान ने पूरी आज़ादी दी है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंदर आपको पूरी ये आज़ादी मिली है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक समाज द्वारा पोषित सबसे महत्वपूर्ण आदर्शों में से एक है।
ठीक है। भारतीय संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता की गारंटी देता है। जो भारतीय संविधान है वो हर एक नागरिक को गारंटी देता है कि आपको स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के अधिकार में कई अधिकार शामिल हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है उस अधिकार में भी कई अधिकार शामिल हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं और यहाँ हम पढ़ ही रहे हैं, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता। हमें स्वतंत्रता है कि हम अपनी बात किसी के सामने रख सकते हैं। जैसे हमें किसी की बात पसंद नहीं आई और हम चाहते हैं कि हम अपनी बात रखें, हम उससे बोलें कि हमें आपकी बात पसंद नहीं आई और ये हमारे विचार हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम उससे बोलेंगे तो हमें जेल हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। हम अपने विचार रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब जो भी गवर्नमेंट है आप उसके खिलाफ बोल नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है, आप बोल सकते हैं, खुलकर कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपको संविधान ने ये अधिकार दे रखा है, ठीक। अगला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक। अगला है बिना शस्त्र के सभा की स्वतंत्रता। आप कहीं भी पूरे देश में सभा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। आप शांतिपूर्वक कहीं भी सभा कर सकते हैं, कितने भी लोगों के साथ में। संघ की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता या देश के किसी भी हिस्से में रहने की आज़ादी। इतनी सारी आपको स्वतंत्रता संविधान ने प्रोवाइड करवाई हैं। अगली है हमारी शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला हमारा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में आता है। अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 किससे डील करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से। इसमें क्या है, इस अधिकार का तात्पर्य मानव वगैरह और अन्य प्रकार के जबरन श्रम या यातायात का निष्पक्ष है। मतलब आपसे कोई ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका मन होगा तो आप वो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई फोर्स करता है तो आप क्या करेंगे, आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अधिकार है कि आपको कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता बिना आपकी मर्जी के। इसका तात्पर्य कारखाना आदि में बच्चे, हाँ इसमें क्या है, इसमें ये भी है कि जो बच्चे होते हैं छोटे, वो कारखाने में काम करने लग जाते हैं, तो क्या होता है, ये हमारे मौलिक अधिकार में दिया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं वो कारखानों में काम नहीं करेंगे, ये गैरकानूनी है, ठीक। संविधान 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक परिस्थिति में काम पर रखने पर रोक लगाता है। जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं वो कारखानों में काम करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके घर की परिस्थिति कुछ होती है या फिर उनके पेरेंट्स उन्हें भेज देते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बच्चे काम करते हैं उस पे संविधान ने रोक लगा दी, इन मौलिक अधिकार ने रोक लगा दी कि ऐसा नहीं होगा, जो छोटे बच्चे हैं वो केवल पढ़ाई करेंगे, ना कि कारखानों में काम करेंगे, ठीक। क्योंकि अगर वो कारखानों में काम करेंगे तो क्या होगा, उनकी तबीयत बिगड़ेगी और वो बीमार हो जाएंगे। तो ये गैर कानूनी है कि कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा किसी भी कारखाने में काम नहीं कर सकता, ठीक। कोई भी आपसे ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता, मार पीट के कोई काम नहीं करा सकता। आप कंप्लेंट कर सकते हैं और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिर अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा अनुच्छेद 25 से 28 तक आता है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता से क्या मतलब है, धर्म की स्वतंत्रता से मतलब है कि हमें अधिकार है, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, ठीक। अगर हम चाहें कि हमें क्रिश्चियन धर्म अपनाना है, हिंदू धर्म अपनाना है, तो हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, हमें ये स्वतंत्रता मिली हुई है। इसमें क्या है, यह भारतीय राजनीतिक की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को
इंगित करता है। सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। धर्म के विवेक, पेश, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता है। मतलब क्या है, सभी धर्मों को इसके अंतर्गत इक्वली सम्मान दिया गया है। ठीक, इक्वली सम्मान दिया गया है। और क्या किया गया है कि जैसे कि आप अपना धर्म अपनाना चाहते हैं, अपने धर्म के प्रति कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप बाध्य नहीं हैं। प्रचार की स्वतंत्रता है, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप धर्म का प्रचार करेंगे तो आपको जेल कर दी जाएगी, नहीं, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। अगला है, राज्य का कोई भी अधिकारी धर्म नहीं, राज्य का कोई अधिकारी धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने का, धार्मिक और धर्मार्थ स्थल को स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार है। तो किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। वो धार्मिक स्थल बना सकता है अपने धर्म के लिए और इसके लिए वो बाध्य नहीं होगा। सरकार ने मौलिक अधिकार में संविधान ने हमें दिया है कि आप अपने जो धार्मिक काम है उनको कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। अगला है हमारा संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। ये हमारा आर्टिकल 29 से 30 के बीच में आता है। 29 से 30, आर्टिकल 29 से 30 क्या, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। इसमें क्या है, ये अधिकार धार्मिक, संस्कृति और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी विरासत और संस्कृति को संरक्षण करने के लिए सुविधा प्रदान करने, उनके अधिकार की रक्षा करते हैं। शैक्षिक अधिकार बिना किसी के भेदभाव के सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करते हैं। शैक्षणिक अधिकार का मतलब है एजुकेशनल राइट, मतलब हर एक इंसान को ये अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करे, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करे। हर एक इंसान को अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप गरीब हैं तो आप पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है वही केवल पढ़ाई पढ़ सकता है, आप नहीं पढ़ सकते। तो ये संविधान ने हमें इक्वली किया इस बात पे कि आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी हो, एजुकेशन सबको मिलेगी, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, शिक्षा सबके लिए समान रहेगी। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि 32 से 35 तक आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार से क्या मतलब है, ये जो अभी 5 अधिकार हमने पढ़े हैं, अगर इनमें से कोई किसी का मतलब कोई फॉलो नहीं हो रहा है तो क्या हो सकता है, हम इस संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत हम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ बोल सकते हैं जाकर कि हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है, हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो हम वहाँ जाकर कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बोल सकते हैं कि हमें हमारे अधिकारों को पालन करने से रोका जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक, और इस पे जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी। नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर संविधान उपचार की गारंटी देता है। जैसे अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान ये गारंटी देता है कि इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आप ठीक, सरकार किसी के अधिकार का उल्लंघन या उस पर अंकुश नहीं लगा सकती। जो सरकार है वो किसी के अधिकार को रोक नहीं सकती कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो संविधान में दे दिया वो सबसे ऊंचा माना जाएगा। जब इन अधिकारों का उल्लंघन होता है
तो पीड़िता पक्ष अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो अगर जैसे इनका उल्लंघन हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, हम अदालत में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हमें वहाँ न्याय अवश्य ही मिलेगा। और क्या कर सकते हैं, वहाँ जाकर हमें रिट जारी कर सकते हैं। क्या जारी कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध। जो मौलिक अधिकार हैं वो केवल नागरिकों के लिए, नागरिक भारतीय, ठीक, जो मौलिक अधिकार हैं वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों की सूची है जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। कुछ अधिकार हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जैसे कि जाति, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निष्पेक्ष, जो आर्टिकल 15 में दिया गया है। अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है, हम किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, जो किसमें दिया गया, आर्टिकल 15 में, जो सिर्फ केवल किसके लिए है, भारतीय नागरिक के लिए। अगला है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवकाश का समानता। आर्टिकल 16 में दिया गया है कि हमें जो रोजगार मिलेगा वो समान मिलेगा, ये नहीं कि किसी को ज़्यादा और किसी को कम। तीसरा, स्वतंत्रता का संरक्षण, ये किसमें दिया गया है, आर्टिकल 19 में। भाषा और अभिव्यक्ति, संगठन, सभागति, निवास स्थान, पेशा, इन सब चीज़ों का क्या, इन सब चीज़ों का हमें स्वतंत्रता है। इन सब चीज़ों की क्या हमें स्वतंत्रता है कि हम कहीं भी संगठन कर सकते हैं, कहीं भी सभा कर सकते हैं, निवास स्थान कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी पेशा अपना सकते हैं। आगे देखते हैं, आगा है हमारा अल्पसंख्याओं की संस्कृति, भाषा और लिपि का संरक्षण। ये कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर देखे जाते हैं, क्वेश्चन एसएससी पूछ लेता है आपका। तो क्या है, अल्पसंख्याओं की संस्कृति, भाषा, लिपि का संरक्षण किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 में दिया गया है। क्या दिया गया है, अल्पसंख्याओं की संस्कृति, भाषा और लिपि का संरक्षण। चौथा है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार, यह किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 में क्या दिया गया है, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, जहाँ पर पढ़ाई होती है, शैक्षणिक मतलब एजुकेशनल स्कूल वगैरह, उन सब की स्थापना और प्रशासनों का अल्पसंख्यकों का अधिकार, ठीक है, ये किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 30 में। चलिए, संसद को नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित किया जाने का अधिकार अनुच्छेद 11 के अंतर्गत प्राप्त है। अनुच्छेद 17 के तहत, जैसे कि अभी बताया था कि अनुच्छेद 17 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर देखने को मिल जाता है आपके एग्जाम में। तो इसके तहत क्या है, अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। क्या घोषित कर दिया गया था कि अनटचेबिलिटी गैर कानूनी है, ठीक। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया, अनुच्छेद 21 में दिया गया है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। अगला है हमारा, यह आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं होते। ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये जो मौलिक अधिकार हैं ये आपातकालीन की स्थिति में भी निलंबित नहीं होते हैं, ठीक। आपातकालीन की स्थिति में भी निलंबित नहीं होते हैं मौलिक अधिकार।
अगला है हमारा, इसका अर्थ है मानव गरिमा और सभ्यता के अनुसार जीवन जीने का अधिकार। इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि मानव गरिमा और सभ्यता के अनुसार जीवन जीने का अधिकार। अगर मौलिक अधिकार ना हो तो हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर एक के जीवन में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी, बेकार ही होगी। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। जो ये हमारे मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में दिए गए हैं। भाग किस में दिए गए हैं? भाग 3 में दिए गए हैं संविधान में, ठीक, भाग 3 में दिए गए हैं संविधान में। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें भाग 3 को मैन कार्टा भी बोलते हैं। मैन कार्टा क्यों बोलते हैं? कि जो ब्रिटिश थे वो अपने संविधान की समरी को मैन कार्टा बोलते थे, मतलब मैन कार्टा मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक। वो अपनी समरी को क्या बोलते थे? समरी को इम्पोर्टेंट बोलते थे। जो उनके संविधान की समरी थी उसको बहुत इम्पोर्टेंट बोलते थे, और हम अपने मौलिक अधिकार भाग 3 को इम्पोर्टेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मौलिक अधिकार बहुत इम्पोर्टेंट हैं भारतीय के, ठीक। और इनके क्या था? इनका समरी इम्पोर्टेंट थी, इसलिए ये उसे मैन कार्टा बोलते थे, और वहीं से वर्ड उठाया गया है। हमने भाग 3 को क्या बोलते हैं? मैन कार्टा। आपके क्वेश्चन आ जाता है कि भाग 3 को क्या बोला जाता है, और ऑप्शन दिए गए होते हैं, उसमें से टिक करना होता है, तो क्या बोलते हैं? मैन कार्टा। अब हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। अब हम क्या पढ़ेंगे? मौलिक कर्तव्य के बारे में। इससे पहले हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमें करनी चाहिए। संविधान क्या कहता है? ये आपको फॉलो करनी चाहिए, और उनके लिए क्या बोलता था? अधिकारों के लिए ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये बेसिक जो मैनर हैं एक नागरिक के लिए, उनके बारे में बताया गया है कि ये आपको फॉलो करने चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य को। तो हमारे लिए दिया गया है मौलिक, पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए दायित्व प्रस्तुत करते हैं। देश अपने भारत नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे राष्ट्र के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय योगदान दें। तो देश क्या मांगता है अपने देश के नागरिक से? कि वो अपने देश के प्रति देश भावना रखें, जब भी देश को ज़रूरत हो तो वो तत्पर रहें अपने देश की मदद करने के लिए। देश क्या चाहता है? यही चाहता है देश। अगला है, भारतीय संविधान की मूल प्रति में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। यह संकल्पना पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। पहले जो क्या था, जब हमारा संविधान बना था तो उसमें मौलिक कर्तव्य नाम का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं थी कि मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए, ठीक। ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस से, ठीक। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जब हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ था तो उसके तहत संशोधन हुआ था। तो 1976 में जो ये है मौलिक कर्तव्य आए थे, अब इनको अनुच्छेद 51A में रखा गया है। अनुच्छेद 51A में रखा गया है मौलिक कर्तव्यों को।
भारतीय संविधान के भाग 4A पार्ट 4A के अनुच्छेद 4A अनुच्छेद आर्टिकल कितना है 51A के आर्टिकल के तहत भारतीय नागरिकों के लिए निम्नलिखित प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का निवारण किया गया। मौलिक कर्तव्य हमारे कितने होते हैं? मौलिक कर्तव्य 11 होते हैं। मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं? 11 होते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या क्या मौलिक कर्तव्य होते हैं हमारे, जो हमें फॉलो करने चाहिए अपने देश के प्रति। तो पहला है, भारतीय नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे भारतीय संविधान का पालन, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो पहला तो यही है कि जो हमारा संविधान है उसका हमें सम्मान करना चाहिए, हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए अपना, ठीक। उसके बाद क्या बोला है इन्होंने, जो भी हमारी संस्थाएं हैं उनके प्रति उनका पालन करना चाहिए, ठीक। जो भी आदर्श दिए गए हैं हमें संविधान में उनका पालन करना चाहिए, अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, ये सब बताया गया है। दूसरा पॉइंट है हमारा, भारतीय नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि विदेश की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करें, इसे अखंड बनाए रखें। जो हमारे देश की एकता और अखंडता है, एकता मतलब यूनिटी है जो, उसे बनाए रखें। ऐसा ना हो कि लड़ते मरते रहें, ऐसा होना चाहिए कि एकता बनी रहे, एकजुट होकर काम करना चाहिए। अगला है हमारा, नागरिकों का कर्तव्य है कि वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को आत्मसत्ता करें तथा उसका अनुपालन करें। अगला है हमारा, नागरिकों का कर्तव्य है कि वे देश की रक्षा करें तथा बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जैसा नागरिकों के क्या कर्तव्य है कि वो देश की सेवा करें। अगर देश को उनकी ज़रूरत है और देश ने उनको बुलाया है तो उनको जाना चाहिए, देश का पालन करने के लिए, अपनी मौलिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए उन्हें देश के पास जाना चाहिए, अगर उनकी ज़रूरत पड़ रही है तो, ठीक। अगला है, नागरिकों का कर्तव्य है कि वे धर्म, भाषा, प्रदेश या जाति वर्ग से परे होकर समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, उन प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। तो इसमें क्या बोला है कि एक भाईचारे से देश में रहें और स्त्रियों का सम्मान करें, ठीक, यही सब इसमें बोला गया। और किसी मतलब जैसे कोई अलग धर्म का है तो ऐसा ना हो कि उससे भेदभाव करें या कोई हीन भावना रखें, या कोई दूसरे प्रदेश का है तो उससे ऐसी भावना रखें, सबसे मिलजुल कर रहें, भाईचारा बनाए रखें। ये 5 पॉइंट में बताया गया है। छठा है, नागरिकों का कर्तव्य है कि वे भारतीय संस्कृति की समृद्धि परंपरा की रक्षा करें, उसे बढ़ावा दें तथा उसकी रक्षा करें। जो भारत की संस्कृति है उसकी रक्षा करें, उसको बढ़ावा दें, ऐसा भी बताया गया है ना कर्तव्यों में, ठीक। अगला है, नागरिकों का कर्तव्य है कि वे प्रकृति, पर्यावरण। अब नागरिकों का कर्तव्य है, नागरिकों का क्या कर्तव्य है कि वो अपने वन, पेड़ पौधे, झील, तालाब, नदियाँ, इन सबको स्वच्छ रखें, इन सबको लगाएं, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, अपने प्रकृति को और सुंदर बनाएं। ये भी उनका एक कर्तव्य है देश के प्रति।
इसमें यही सब बताया गया है। अगला है, नागरिकों का कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए मानववादी दृष्टिकोण रखें तथा ज्ञान अर्जन सुधारवादी भावना का विकास करें। अगला है, भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। भारतीय नागरिकों का यह अधिकार है कि सार्वजनिक संपत्ति जो भी है उसकी रक्षा करें वो। अगला है, अहिंसात्मक विचार को आत्मसत्ता कर हिंसा से दूर रहें। भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे राष्ट्र की प्रगति में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से सभी क्षेत्रों का उत्कर्ष के लिए नेतृत्व प्रदान करें। अगला है, भारतीय माता पिता या संरक्षण यह कर्तव्य है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को या प्रतिपालय की शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो इसमें क्या बोला गया है, जो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करें, ना कि उनसे काम कराएं या कुछ भी गैरकानूनी चीज। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें हम आपको थोड़ा थोड़ा ही कंटेंट दे रहे हैं और थोड़ा थोड़ा वो दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन आपको बाद में किया जाएगा, जैसा कि आपकी डिमांड होगी। अगर अभी हम आपको उतना ही कंटेंट दे रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है। हम पढ़ेंगे क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद, ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस में आ रहे हैं, पार्ट 4 में। संविधान के पार्ट 4 में आते हैं हमारे नीति निर्देशक तत्व। इनको DPSP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DPSP। ये अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के लिए नीति निर्देश करने वाले तत्वों का उल्लेखन किया गया है। यह संकल्पना आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित है। ये कहाँ से लिया गया है, हमारा कहाँ से मोटिवेट हुए थे हम नीति निर्देशक तत्व लेने के, तो कहाँ से, आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से। ठीक, अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना तथा भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान कराना है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है अनुच्छेद 38 में कि जो राज्य है, राज्य है या लोक है, उसके कल्याण के लिए काम करना, सामाजिक व्यवस्था करना, और क्या बताया गया है, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए बताया गया है। किसमें, इस पॉइंट में, अनुच्छेद 40 आर्टिकल 38 में। अब अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे ग्राम पंचायत की स्थापना करें। अनुच्छेद 40 में बोला गया है राज्यों से कि वो ग्राम पंचायत की स्थापना करें। क्या बोला गया है, कि वो ग्राम पंचायत की स्थापना करें। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत 48 के अंतर्गत क्या कहा गया है, यह कि दायित्व है कि कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन दें तथा गौवंश का प्रतिषेध करें। इसमें क्या है, जो लोग खेती करते हैं या जो लोग पशु पालते हैं उनको उत्साहित करें, उनको बताएं। ठीक, अगला है अनुच्छेद 38A जो 48A है। उसमें दिया गया है पर्यावरण का संरक्षण तथा समृद्धि और वन तथा वन्य जीवनों की रक्षा। इसमें भी यही बताया गया है DPSP में एक पॉइंट कि हमें अपने वन की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश का पार्ट है। बिना इसके तो देश मायने ही नहीं रखता है। अगला है हम सर्वोच्च न्यायालय। आज हम क्या भी सर्वोच्च न्यायालय भी पढ़ेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय भी पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे आज, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय में क्या क्या पढ़ेंगे, न्यायाधीश पढ़ेंगे, नियुक्ति कैसे होती है, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे इसके अंदर। चलिए, तो इसमें दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, तो ये जो अनुच्छेद है ये किस किस में दिया गया है अनुच्छेद, अनुच्छेद दिया गया हमारा 124A 124(1) के तहत हमें सबसे पहले जो हमारा संविधान था, जो हमारा ये था सुप्रीम कोर्ट था, तो वो कब बना था, 28 जनवरी 1950, दिल्ली वाला, ठीक। दिल्ली वाला कब बना था, 28 जनवरी 1950। इससे पहले जो कोर्ट था इसको बोलते थे सुप्रीम, बोलते क्या थे, बोलते भी हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट बना था। इससे पहले इसका क्या नाम था, इससे पहले इसका नाम था फेडरल कोर्ट। क्या नाम था इससे पहले, इससे पहले नाम था फेडरल कोर्ट। तो इसमें क्या दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत 1950 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1950, 28 जनवरी 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई दिल्ली में, जो देश का शीघ्र न्यायालय है और जो अंतिम न्यायालय भी। अब ये हमारे देश का लास्ट न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, और सबसे ऊंचा भी है, ठीक। न्यायाधीशों की संख्या, अब इसमें हमें क्या पढ़ेंगे, जो न्यायाधीश हैं वो कितने कितने हैं। 1950 में उच्च न्यायालय की स्थापना के समय जब हमारी स्थापना हुई थी तो क्या थे, जो न्यायाधीश था, एक न्यायाधीश था और उनके साथ में 7 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक। एक न्यायाधीश थे, उनके साथ में 7 अन्य थे, 7 अन्य न्यायाधीश थे। किंतु वर्तमान में, अब वर्तमान में क्या है, एक न्यायाधीश है, उनके साथ में 33 अदर न्यायाधीश हैं। कितने, एक न्यायाधीश है, उनके साथ में 33 अदर न्यायाधीश हैं, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 34। संसद को यह अधिकार है कि वो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा घटा सकती है। किसको अधिकार है, संसद को अधिकार है न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने या घटाने के लिए। अगला है हमारा न्यायाधीश की योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए, जज बनने के लिए जज की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक हो, ये सबसे पहले बात है। दूसरी बात है वो किसी उच्च न्यायालय में, किसी हाई कोर्ट में वो कम से कम 10 साल तक वो एज ए जज रहा हो, और किसी अदर कोर्ट में उसने 5 साल वकील रहा हो, ठीक। ये उसकी मान्यता होती है। किसी उच्च न्यायालय में अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 6 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, या उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक, किसी न्यायालय में 6 वर्ष तक, या फिर ऐसा भी बोला है कि उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक, या फिर राष्ट्रीय दृष्टिकोण में विधिज्ञान हो। अगला है हमारा, यह उल्लेखनीय बात है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित न्यूनतम आयु का कोई उल्लेखन नहीं किया गया। अब ये जो न्यायाधीश की आयु है इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया कि आयु कितनी होनी चाहिए कम से कम, ठीक, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। अगला है न्यायाधीश की नियुक्ति। न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने के पूर्व अनिवार्य रूप से 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह। तो क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो नियुक्ति करेगा सुप्रीम कोर्ट के जज की। तो जो एक न्यायाधीश होंगे मेन जो होंगे और उनके साथ में 4 और न्यायाधीश होंगे, वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं कि आपको इनको नियुक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस, कॉलेजियम सिस्टम के तहत ठीक से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। तो क्या है, एक मेन जज होंगे, उसके साथ में 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, वो परामर्श देंगे राष्ट्रपति को कि आपको इनको राष्ट्रपति को बता सकते हैं कि नियुक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन आखिरी फैसला किसका होगा? आखिरी फैसला राष्ट्रपति का ही होगा। अगला है शपथ ग्रहण। शपथ अनुच्छेद 124(6) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति के समक्ष भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा तथा देश की एकता और अखंडता को अखंड बनाए रखने की शपथ ग्रहण करनी होती है। किसके सामने ग्रहण करते हैं शपथ? राष्ट्रपति के सामने। क्वेश्चन आ जाता है किसके सामने शपथ ग्रहण करते हैं? तो राष्ट्रपति के सामने शपथ ग्रहण करते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज। कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज किसके सामने करते हैं अपने? किसके सामने शपथ ग्रहण करते हैं? राष्ट्रपति के सामने। तो चलिए आज की आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपके लिए ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।